इसके अलावा पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के जो बाकी इलाके हैं, इनमें आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में कमी है और मेघालय में कमी है, असम नॉर्मल के करीब पहुंच गया है, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा इन सभी क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई। वेस्ट बंगाल में भी सामान्य से 34% की कमी यहाँ पर बारिश में रही है और ये स्थिति अब तक बारिश की रही। और अब आइए जानते हैं मौसमी सिस्टमों की स्थितियाँ क्या हैं। सेंट्रल पाकिस्तान पर एक सर्कुलेशन है, उत्तर भारत पर इसका इम्पैक्ट दिखा है। बीते 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई। काजीगुंड, बनिहाल, गुलमर्ग तमाम जगहों पर हल्की वर्षा हुई है और इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रही, लेकिन कुछ इलाकों में खासतौर पर गुलमर्ग में बारिश हुई है लगभग 15 मिलीमीटर के आसपास और बनिहाल में बारिश हुई है, काजीगुंड में बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ड्राई वेदर रहा, लेकिन बादल ज़रूर दिखाई दिए थे। आपको याद होगा कल जब मैंने नेशनल वेदर बुलेटिन डाला था तो उसमें जो वेदर मॉडल का प्रोजेक्शन था पूरा का पूरा पश्चिमी हिमालय रीजन ड्राई था, लेकिन हवाओं की जो कंडीशन थी उनके आधार पर मेरा ये अनुमान था कि कुछ तो गतिविधियां यहाँ पर हो सकती हैं और हुआ वही। जम्मू कश्मीर में ये मौसम सक्रिय हुआ। इसके साथ ही ये जो सर्कुलेशन है इसके प्रभाव से वेस्टर्न राजस्थान पर जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर तथा आसपास के इलाकों पर कुछ बादल दिखाई देने लगे हैं और ये बादल अभी इसी सर्कुलेशन के प्रभाव से अरब सागर की तरफ से आने वाले मॉइस्चर के कारण है। ये बादल बहुत ज़्यादा गतिविधियां दे नहीं सकते, ऐसा अनुमान है, क्योंकि यहाँ पर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना हुआ है। एंटी साइक्लोन यानी क्लॉकवाइज, तो ये सर्कुलेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी इन सिस्टमों को करने नहीं देगा। इन सिस्टमों को ज़्यादा स्ट्रांग होने की नौबत नहीं आएगी, ऐसी संभावना है। इधर अरब सागर पर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन लगातार अपना प्रभाव सेंट्रल इंडिया, साउथ पेनिनसुलर रीजन, गुजरात के तमाम दक्षिणी इलाकों पर डाल रहा है और ये अनुमान के मुताबिक उत्तर और दक्षिणवर्ती हो रहा है। इसमें ऑसिलेशन हो रहा है, जैसे आमतौर पर मानसून की अक्षीय रेखा होती है मानसून सीजन में, कुछ इसी तरह का बिहेवियर इस सिस्टम का है। ना तो स्ट्रांग हो रहा है और ना ही ये डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ये पोस्ट मानसून सीजन में इस तरह की टेंडेंसी अरब सागर में आमतौर पर होती है, क्योंकि अरब सागर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है पोस्ट मानसून सीजन में और बंगाल की खाड़ी की तुलना में। तो यहाँ पर ये एक्टिव बना रहेगा। इसका इम्पैक्ट वेस्टर्न घाट पर पूरा सूरत से लेकर नीचे त्रिवेंद्रम तक लगातार बना रहेगा। कम से कम अगले 3 दिनों तक इसका इम्पैक्ट रहेगा और ओसिलेशन की वजह से ही बारिश शिफ्ट होती रहेगी कि जब ये दक्षिण में जाएगा तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के तटवर्ती रीजन्स पर बारिश बढ़ेगी और जब उत्तरवर्ती होगा तो सेंट्रल इंडिया के जो तटीय क्षेत्र हैं महाराष्ट्र और गोवा के, इन भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। गुजरात के सौराष्ट्र और पूर्वी क्षेत्रों के तटीय इलाकों में, दादरा नगर हवेली, दमन दीव में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। इसके अलावा यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ था बे ऑफ बंगाल में और इसके बारे में अनुमान था पहले कि ये जल्दी ही स्ट्रांग बनेगा, लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो सकता है 10 अक्टूबर के आसपास। 10 और पहले मैंने भी कहा था कि 10 और 11 अक्टूबर के आसपास इसके लो प्रेशर बनने की संभावना है, लेकिन जब फिलीपींस पर उठे टाइफून या ट्रॉपिकल स्टॉर्म, ट्रॉपिकल साइक्लोन अपना इम्पैक्ट लगातार दिखा रहे हैं। पहले लायन रॉक ने लैंडफॉल किया फिलीपींस में, उसके बाद वियतनाम पहुंचा और उसके बाद अब जो नया टाइफून आ रहा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन आ रहा है, फिलीपींस के करीब पहुंच चुका है। तो इसके प्रभाव से इन हवाओं का जो फ्लो है, आप देखिए जो बंगाल की खाड़ी में हवाएं हैं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तक और जो उसके नीचे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के नीचे की हवाएं हैं, इन हवाओं की इंटेंसिटी बहुत डिफरेंट है और ये हवाएं बंगाल की खाड़ी पर बने सिस्टम को इंटेंसिफाई करने में यानी प्रभावी करने में रोल प्ले नहीं कर पा रही, बल्कि ये हवाएं लगातार मूव कर रही हैं पूर्वी दिशा में, पश्चिम से आ रही हैं और ये हवाएं पहुंच रही हैं दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ, यानी कि जो इस समय ट्रॉपिकल साइक्लोन फिलीपींस के उत्तर में पहुंचा हुआ है वो इन हवाओं को अपनी तरफ खींच रहा है और ये जब तक एक्टिव रहेगा तब तक यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम डेवलप नहीं हो सकता है। अनुमान ये है कि जल्द ही यहाँ कुछ देखने को मिलेगा, कुछ हलचल बढ़ने वाली है बंगाल की खाड़ी में, लेकिन अभी थोड़ा सा और डिले हो रहा है और अब हम आपको दिखाते हैं वो ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहाँ पहुँचा है और उसके टाइफून बनने की संभावना कब है और कब ये मेनलैंड से यानी वियतनाम से टकराएगा और उसके बाद जब तक वियतनाम से नहीं टकराएगा तब तक ये उसके कमज़ोर होने की संभावना नहीं रहेगी। तो ये कंडीशन यहाँ पर है, देख सकते हैं ये इस समय आज की जो कंडीशन है, आज 11 अक्टूबर है, दोपहर का समय है, ये पहुँच चुका है
फिलीपींस के ठीक उत्तर में, यानी जो फिलीपींस का ज़मीनी भाग है उसके क्षेत्र से होकर गुजर रहा है। और इस समय ये कह सकते हैं कि सीवियर ट्रॉपिकल स्टॉर्म, ट्रॉपिकल साइक्लोन की इंटेंसिटी में है। मैरिंग या कोम्पासू इसका नाम है और ये आगे बढ़ रहा है पश्चिमी दिशा में, यानी वियतनाम की तरफ। हैनान पर पहुंचने से पहले, ये हैनान का रीजन है, और हैनान पर पहुंचने से पहले ही ये टाइफून बन जाएगा। टाइफून बनेगा ये कल शाम के आसपास, यानी 12 अक्टूबर के आसपास इसके टाइफून बनने की आशंका है। टाइफून बनने का मतलब ये है कि इसके प्रभाव से लगभग 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं इसके केंद्र में चलेंगी। हैनान बुरी तरह प्रभावित होगा और उसके बाद ये अगले 24 घंटों तक इसी इंटेंसिटी में रहेगा। लेकिन हैनान पहुंचने से पहले ही ये थोड़ा सा वीक हो जाएगा और सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन बन जाएगा। उसके बाद फिर से आगे बढ़ेगा और वियतनाम पर इसका लैंडफॉल होगा। वियतनाम पर जब लैंडफॉल होगा देन वियतनाम पर लैंडफॉल की संभावना इसके करने की लगभग 13 अक्टूबर के आसपास है। 13 और 14 अक्टूबर के बीच में, जब ये यहाँ पर पहुँचने के बाद कमज़ोर हो जाएगा, थोड़ा सा हवाओं का जो फ्लो है, यहाँ बंगाल की खाड़ी से जाने वाली हवाओं का जो फ्लो है पूर्वी दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ, वो कम हो जाएगा। तब यहाँ पर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन इंटेंसीफाई होना शुरू करेगा और उसी के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये पहले लो प्रेशर, उसके बाद डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन, और साइक्लोन बनेगा कि नहीं अभी इसको लेकर थोड़ा सा संशय है, क्योंकि वियतनाम पर लैंडफॉल करने के बाद भी जो वर्तमान सिस्टम है पूर्वी एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, ये बहुत कमज़ोर नहीं हो जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट बना रहेगा और पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होने जा रहा है। तो कुछ ना कुछ वो यहाँ से एनर्जी गेन करता रहेगा। जब ये एनर्जी यहाँ से जाती रहेगी आगे, तब इस सिस्टम को ज़्यादा एनर्जी मिल नहीं पाएगी और इसी वजह से इसके जो साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावनाएं हैं वो थोड़ा सा अब कम होती हुई नज़र आ रही हैं। इसी वजह से जब ये लैंडफॉल करेगा उस दौरान वेल मार्क लो प्रेशर या लो प्रेशर की इंटेंसिटी में भी रह सकता है या डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में भी जा सकता है। अभी थोड़ा सा कहना जल्दबाजी है, लेकिन अनुमान के अनुसार लगभग 16 अक्टूबर या उसके बाद इसके तटों के करीब पहुंचने की संभावना है, ओडिशा या आंध्र प्रदेश के तटों पर। हालांकि ये लो प्रेशर या वेल मार्क लो प्रेशर या फिर डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन और यहाँ तक कि साइक्लोनिक स्टॉर्म, ये जो 5 कैटेगरी है, इन 5 कैटेगरी में किसी भी कैटेगरी में यहाँ पर लैंडफॉल करता है किसी भी तटवर्ती क्षेत्र पर, तो तटीय भागों पर लैंडफॉल करने से पहले ही इसका इम्पैक्ट दिखेगा और उसके बाद ये अंदरूनी इलाकों में तमाम जगहों को प्रभावित करेगा। क्योंकि पोस्ट मानसून सीजन में जब भी इस तरह के मौसमी सिस्टम आते हैं तो उनका इम्पैक्ट कई बार बहुत ज़्यादा होता है, इवन वो सिस्टम कमज़ोर हैं तब भी। तो यहाँ अगर ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों से जैसा कि गुलाब निकला था इसी ट्रैक पर चलता है, तो आंध्र प्रदेश का उत्तरी तटीय इलाका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा, दक्षिणी ओडिशा और साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात, ये सभी रीजन प्रभावित हो सकते हैं मुख्यतः। तो ये अभी का प्रोजेक्शन है, अभी का अनुमान है। आने वाले दिनों में किस तरह की कंडीशंस बनती हैं यहाँ पर और किस तरह ये सिस्टम डेवलप होता है, किस इंटेंसिटी में जाता है और कितना इम्पैक्ट अपना ये डालता है पूरे भारत के भूभाग पर, ये अभी देखने वाली बात होगी। थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना होगा, नज़र रखनी होगी। उससे पहले फ़िलहाल जहाँ तक मानसून वापस लौट चुका है उन भागों में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर है। तो किसान भाइयों को मेरा यही सुझाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, यहाँ तक कि गुजरात के उत्तरी इलाकों में, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, इन सभी भागों में अब किसान भाइयों को अपना जो खेती का काम है वो तेज़ी से निपटा लेना चाहिए, इससे पहले कि कोई मौसमी सिस्टम आए और देश के बाकी इलाकों में, देश के जिन इलाकों से मानसून वापस लौट चुका है, पोस्ट मानसून का पहला स्ट्रॉन्ग बारिश का स्पेल दिखाई दे, उससे पहले ये काम निपटा लेना चाहिए। और अनुमान ये भी है कि जो आगामी सिस्टम होगा वो भले ही ओडिशा की तरफ से आगे बढ़ेगा या आंध्र प्रदेश की तरफ से, लेकिन अभी जो जीएफएस और ईसीएमडब्ल्यूएफ या डिफरेंट मॉडल्स जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनके अनुसार ये कंडीशन है कि बिहार, बंगाल, ओडिशा, झारखंड, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश का भी रीजन प्रभावित हो सकता है। लेकिन अभी बहुत दूर की बात है, लगभग 17-18 अक्टूबर के आसपास इन इलाकों में प्रभाव दिखेगा। और यही नहीं, उत्तर भारत पर भी ये पूर्वी हवाएं अपना प्रभाव छोड़ सकती हैं 18-19 अक्टूबर के बाद। तो उत्तर भारत में बारिश की वापसी हो सकती है एक बार फिर से लगभग 18-19 अक्टूबर के बाद। तो कंडीशंस इस तरह की दिख रही हैं अभी के आधार पर। आने वाले समय में क्या होगा इस पर मैं लगातार नज़र रख रहा हूं और अपडेट करूंगा आपको आने वाले बुलेटिन्स में। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के करीब एक WD है और सेंट्रल पाकिस्तान पर एक सर्कुलेशन है, तो इसका इम्पैक्ट अभी पर्वतीय राज्यों में जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश पर भी दिखेगा। पंजाब और राजस्थान के पश्चिमी भागों में भी कुछ स्थानों पर बादल आंशिक तौर पर अगले 2-3 दिनों के दौरान दिखेंगे, लेकिन इनसे बारिश मैदानी इलाकों
में नहीं होगी। हालांकि जम्मू कश्मीर में ज़रूर कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।